हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, लाइफलाइन हॉस्पिटल भोपाल। अब वीडियो सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ये क्या होती हैं, जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है आम भाषा में। देखिए, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में या तो स्पर्म अकेला या स्पर्म यानी शुक्राणु व अंडा ये शरीर के बाहर निकाला जाता है, उनको शरीर के बाहर फर्टिलाइज करा जाता है और जब भ्रूण बन जाता है यानी बच्चा बनना तैयार होता है तो उसके माँ के गर्भ में रख दिया जाता है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ये कई तरह की होती हैं। सबसे सिंपल टेक्निक है IUI, जिसमें केवल शुक्राणु को हैंडल करा जाता है और उसमें से अच्छे स्पर्म्स लैब में निकाल के उसको बच्चेदानी में डाला जाता है। बच्चेदानी में स्पर्म्स पहुंच जाते हैं, अंडा अपना नेचुरल रास्ते से जाता है यानी ट्यूब से जाता है, वहाँ पर ही अंडा और शुक्राणु मिलके बच्चा बनाना चालू करते हैं। तो सारी प्रोसेस जो है वो नेचुरल वे में होती है। केवल जो स्पर्म्स हैं यानी शुक्राणु हैं जो वेजाइना यानी योनि में जाते हैं, उनको योनि में न जाने देकर उसको यूट्रस में जो अच्छे शुक्राणु हैं उनको प्लेस कर दिया जाता है। ये IUI टेक्निक बहुत आसान है, कॉस्टली भी नहीं है, OPD प्रोसीजर है और बहुत सारे लोगों को IUI टेक्निक से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके इंडिकेशंस ये हैं कि अगर सीमेन में स्पर्म काउंट कम है, चलने वाले या मोटाइल स्पर्म्स कम हैं, या हस्बैंड को इजैक्युलेटरी डिसफंक्शन है यानी संभोग पॉसिबल नहीं है, या फीमेल्स में अगर उसको बच्चेदानी के मुंह पर इन्फेक्शन रहता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन, अल्सर वगैरह इरोजन है, तब ये टेक्निक से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ केसेस में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, यानी हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इन केसेस में भी IUI के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अब IUI की प्रोसेस क्या होती है? IUI का प्रोसेस ये होती है कि एक से ज़्यादा अंडा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ गोलियां दी जाती हैं और कुछ केसेस में कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो वो देने के बाद 10वें दिन से उसकी सोनोग्राफी होती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी योनि के द्वार से सोनोग्राफी करी जाती है। और ये सोनोग्राफी से पता लगता है कि एग कब मैच्योर हो रहा है, और जब एग मैच्योर हो जाता है तो उस समय एक इंजेक्शन दिया जाता है और वो इंजेक्शन के 36 घंटे के बाद में हस्बैंड को सीमेन कलेक्ट करने को बोलते हैं, और वो जब सीमेन कलेक्ट करके देता है लैब में भेज के, उसमें से जितने अच्छे शुक्राणु हैं उनको कलेक्ट करके यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी तो प्रोसेस नेचुरल होती है। कॉम्प्लिकेशंस, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन के चांसेस, अगर हस्बैंड के सीमेन में इन्फेक्शन है, वाइफ के, वैसे तो दोनों को पहले से ट्रीट कर दिया जाता है, और थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। अब दूसरा है IVF। IVF टेक्निक जो होती है, इसमें भी एक होता है कन्वेंशनल IVF और दूसरा होता है ICSI। IVF टेक्निक में दोनों अंडे और स्पर्म्स को शरीर के बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइज करा जाता है। तो IVF में तो सीमेन और अंडे को एक पेट्री डिश में रखा जाता है, वहीं पे वो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म अपने आप ही अंडे में घुसता है, और जब बच्चा बनने लगता है तो उसके बच्चे बनने के दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5वें दिन वो आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट बताता है, और कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि कब ट्रांसफ़र करना है, उस भ्रूण को बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करा जाता है। और ICSI प्रोसेस में अंडे में स्पर्म को एक स्पेशल मशीन द्वारा सीधे ही इंजेक्ट करा जाता है, माइक्रो मैनिपुलेटर कहलाता है। ICSI टेक्निक के उन केसेस में करी जाती है जिसमें सीमेन काउंट अच्छा नहीं है, सीमेन मोटेलिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी उसकी गड़बड़ है, तो इसमें अच्छा स्पर्म को पिक करके उसको इंजेक्ट करा जाता है। या फिर एग्स बहुत कम है, फीमेल की एज ज़्यादा है, पहले फेलियर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है, जब एक IVF ट्राई करा तो स्पर्म एग के अंदर जा ही नहीं पाया और भ्रूण नहीं बन पाया, ऐसे केसेस में ICSI करी जाती है। और ICSI एक केस में और करी जाती है जब हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म्स नहीं होते हैं पर उसके टेस्टीज में बन रहे होते हैं, पर जो डक्ट है जिससे कि बाहर आते हैं वो ब्लॉक रहती है। तो ऐसे में टेस्टीज से इंजेक्शन द्वारा स्पर्म्स निकाले जाते हैं और ICSI करके उससे भ्रूण बनाया जाता है। इस पद्धति को टीज़ा बोलते हैं। अब IVF टेक्निक किन केसेस में की जाती है?
आईवीएफ पद्धति उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ सीमेन की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, एबनॉर्मल स्पर्म्स होना। और फीमेल्स में जब फीमेल की ट्यूब ब्लॉक है, उसकी एज ज़्यादा हो रही है, हस्बैंड वाइफ बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कई साल हो गए हैं शादी को, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, अंडे बहुत कम हो गए हैं, या हस्बैंड वाइफ थोड़ा जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं और पहले आईयूआई या दूसरे मेथड वो ट्राई करके फेल हो चुके हैं, ऐसे केसेस में वो आईवीएफ पद्धति ऑप्ट कर सकते हैं। आईवीएफ पद्धति में करते क्या है? आईवीएफ पद्धति में कई अंडे बनाए जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अंडे बनेंगे पर वो अंडों की संख्या 9 से 15 के बीच में ही हो, वो बेटर है। अगर 15 से ज़्यादा भी होते हैं तो एग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है। पर कुछ केसेस में, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले केसेस में कंट्रोल नहीं रहता है, उनमें ज़्यादा अंडे ही बनते हैं। तो पहले कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, महीने के दूसरे दिन से ये इंजेक्शन्स चालू होते हैं, ये कॉस्टली इंजेक्शन्स होते हैं। और जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे अंडा बाहर निकलता है। तो उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, उसको बाहर निकलने के पहले ही उसको अंडर एनेस्थीसिया यानी बेहोश करके एक नीडल द्वारा एस्पिरेट कर लिया जाता है और कलेक्ट कर लिया जाता है। जब इन अंडों को कलेक्ट करते हैं उसी समय सीमेन सैंपल कलेक्ट करा जाता है और आईवीएफ या इक्सी जो मेथड उसके लिए सूटेबल रहती है वो ऑप्ट करी जाती है। अब लैब में यह भ्रूण तैयार होता है और ये भ्रूण जब पक जाता है, यानी डे 2, डे 3 या डे 5, जब ये भ्रूण तैयार हो जाता है तब इसको माँ के बच्चेदानी में रख दिया जाता है, जहाँ इसका नेचुरल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट होता है। आईवीएफ में एक प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, ट्विंस, ट्रिपलेट्स, ये सब हो सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 से ज़्यादा, अगर डे 2 या डे 3 अपन एम्ब्रियोज डाल रहे हैं तो 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज डालना पड़ेंगे। और एक डे 5 एम्ब्रियो होता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। पर ब्लास्टोसिस्ट उन्हीं केस में बन सकता है जिनके अच्छे एम्ब्रियोज हैं या 5 से ज़्यादा एम्ब्रियोज हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट यानी ये 5वें दिन तक डेवलप हो गया है बाहरी कंडीशन में, यानी ये बेस्ट एम्ब्रियो है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट भी डाला जा सकता है। इससे प्रेगनेंसी रेट्स ज़्यादा होते हैं। और अगर अपन कम ब्लास्टोसिस्ट, एक ही बच्चा चाहते हैं, जैसे कि किसी के ऑलरेडी बच्चे हैं तो उस पर एक ब्लास्टोसिस्ट डाल सकते हैं, किसी के बच्चे नहीं हैं तो अपन 2 ब्लास्टोसिस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर उसकी एज ज़्यादा है तो ऐसे में 2 ब्लास्टोसिस्ट डाल सकते हैं। अब आईवीएफ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? एक तो मैंने बताया कि ट्विन ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। दूसरा, जब बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिनकी होती हैं, तो उनमें अंडे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं नॉर्मल हार्मोन देने पर भी। तो इन केसेस में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें पेट में पानी भरने लगता है, लंग्स में पानी भरने लगता है। पर ये केवल 2% केसेस में ऐसी होती हैं कि उसमें पेशेंट को एडमिट करके उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, अदरवाइज आउटडोर, मतलब घर पे रह के ही कुछ दवाएं लेके इससे निजात पाया जा सकता है। और ऐसे केसेस में जहाँ पर हाइपरस्टिमुलेशन होता है, उन केसेस में उस साइकिल में उनका भ्रूण ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जब भ्रूण ट्रांसफ़र कर देते हैं तो लेडी को बोलते हैं कि वो थोड़े देर रेस्ट करे, हॉस्पिटल में अगर रहना है तो 2 से 3 घंटे रहकर वो अपने घर जा सकती है। घर जाके 2 से 3 दिन रिलेटिव रेस्ट पे रहे, बाकी अपने काम तो सब करे और फिर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकती है। उसको बेड रेस्ट नहीं बोलते हैं। अगर बेड रेस्ट करते हैं तो एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण एड्रेनलिन नाम के हार्मोन रिलीज़ होते हैं और इम्प्लांटेशन यानी बच्चा जो है वो सेटल नहीं हो पाता है, वो अपनी जड़ नहीं जमा पाता है और उसके आईवीएफ फेलियर के चांसेस बहुत होते हैं। अब आईवीएफ में अगर बहुत सारे भ्रूण बन गए, जैसे कि 10-15 एग्स निकले और उनसे 8-9 एम्ब्रियो बन गए, तो सारे एम्ब्रियोज तो डाल नहीं सकते, तो कुछ एम्ब्रियोज को फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग यानी उसको -200 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में कैंस में उसको फ्रीज करके रख लेते हैं, जिससे कि अगर इस बार फेलियर हुआ तो अगली बार उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी एक बच्चा हो चुका है तो जब आप सेकंड के लिए प्लान करें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसे फ्री स्टेट में सालों रह सकता है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग।
जब बच्चा चाहिए तो उस समय उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है लैब में और फिर उसको यूट्रस के अंदर प्रत्यारोपित करा जाता है। अब कुछ केसेस में बार बार आईवीएफ फेलियर हो रहा है या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या अबॉर्शंस हो रहे हैं या उनकी फैमिली में कोई एबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसके बच्चे में भी ये चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में पीजीडी या पीजीएस कहलाता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि जब एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसमें से एक सेल लेके उसकी जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और जो अच्छे एम्ब्रियोस हैं उनको ही ट्रांसफ़र करते हैं। एक टेक्निक और होती है जिसमें अगर इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, यानी कि अपन अच्छे एम्ब्रियोस डाल रहे हैं पर वो बच्चेदानी में नहीं सेटल होता है, तो उसको लेज़र हैचिंग बोलते हैं। तो वह लेज़र हैचिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं ये आईवीएफ टेक्निक है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक्स हैं। कुछ केसेस में जहाँ अंडे नहीं हैं या अंडे बहुत कम हैं या अंडे अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण अगर उनके अंडे लेके अपन ने आईवीएफ करा तो फेलियर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में डोनर ले सकते हैं, डोनर एग्स, या अगर स्पर्म्स खराब हैं तो डोनर स्पर्म्स। तो ये डोनर आईवीएफ कहलाता है। इसी तरीके से अगर आईयूआई में भी अगर हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं हैं तो उसमें भी डोनर सीमन सैंपल ले सकते हैं, जो कि सीमन बैंक से अवेलेबल रहता है। अब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। आईयूआई में पर साइकिल 20% चांसेस रहते हैं और ये मैक्सिमम 6 बार करा जाता है। पर अगर 3 बार के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि 70 to 80% लोगों को जिनमें सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार के आईयूआई में प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी तरीके से आईवीएफ, अगर आईवीएफ का अपन टोटल परसेंटेज ऑफ प्रेगनेंसी देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है, अराउंड 40%। पर किसी में ये ज़्यादा होती है और किसी में कम। जैसे कि अगर कपल कम एज का है, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों कम एज के हैं, ट्यूबल ब्लॉक के कारण हो रहा है, स्पर्म्स भी ठीक है, एग्स भी ठीक है, तो इनके चांसेस 60% तक हो सकते हैं। पर अगर एज ज़्यादा है, एग्स अच्छे नहीं हैं, स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो ये रिजल्ट्स 40% से कम भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक आईवीएफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इन नंबरों पे और इस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, उसका आपको हम जवाब देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।